हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डाइपोल मोमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो मैंने आपको बताया था आपके जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर में मैं एग्जांपल दूंगा HCl का। अब यहां देखो भी, जो क्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे इस पे क्या जाएगा नेगेटिव और इस पे क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर आ गए, और यही आयोनिक कैरेक्टर कोवेलेंट जो बॉन्ड है उसमें हम डिटरमिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, दूसरा, अगर दोनों बॉन्डेड एटम सेम हो यानी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेंगे, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में रहेंगे, यानी आपका जो बॉन्ड है वो क्या रहेगा, नॉन पोलर रहेगा। ठीक है, अब हमें आज डिस्कस करना है डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो डाइपोल मोमेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? डाइपोल मोमेंट की हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को मेजर कर सकते हैं, यानी हम ऐसे कहेंगे क्या, पोलैरिटी मेजरमेंट के लिए हम डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं, या कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है उसमें परसेंट आयोनिक कैरेक्टर हम डाइपोल मोमेंट की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा म्यू से। तो अब देखो कि मान लो ए बी कोई एटम है, ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी मैं ऐसे लिख दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से। तो क्या होगा भी, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी। तो अब मुझे म्यू निकालना हो तो म्यू कैसे निकालूंगा मैं, क्यू इंटू डी। सिंपल है भी, अगर चार्ज को मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेना है, प्लस माइनस का साइन नहीं लेना आपको, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को मैं चार्ज के बीच के जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डाइपोल मोमेंट आ जाएगी। क्लियर है? डिफाइन कैसे करेंगे भी, डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी मैं चार्ज को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डाइपोल मोमेंट आ जाएगी। तो यूनिट क्या होगी डाइपोल मोमेंट की, यूनिट होती है इसकी डिबाई। और आपको यह ध्यान रखना है कि जो 1 डिबाई होता है वो इक्वल होगा 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर के इक्वल होगा। दूसरा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो 1 डिबाई होता है, डी से रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको आप, जो 1 डिवाइड होगा वो इक्वल होगा 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर के, सेंटीमीटर नहीं है भैया, कूलम मीटर के। अब आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि प्लस से माइनस की तरफ मैं एरो दूंगा और यहां पर मैंने टेल क्रॉस कर दी। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके इलेक्ट्रॉन है इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एरो का जो हेड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग है वो बता रहा है, और जो हमने एरो क्रॉस की है वो उस एटम को डिनोट कर रहा है जहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, यानी एरो की टेल बताती है कि कहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, और एरो का जो हेड है वो बताता है कि कहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है ये। अब देखो, तो यहां पर जो डाइपोल मोमेंट निकालने से पहले हमें दो बात पता होनी चाहिए। एक होती है भी बॉन्ड मोमेंट। बॉन्ड मोमेंट क्या होगी, मान लो यह ए सेंट्रल एटम है और इसके साथ दो बी एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ए से ज्यादा है, तो यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो बी पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ए पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी मैं एरो किस तरफ लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा, इस तरह से पॉइंट करूंगा एरो को। अब जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट आएगी वो इनका क्या होगा, सम होगा, रिजल्टेंट होगा दोनों डाइपोल, यानी ये इस तरफ जा रहा है तो रिजल्टेंट कहां आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा ना डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, अब जो इंडिविजुअल बॉन्ड के कारण डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुई है उसे हम कहेंगे बॉन्ड मोमेंट। ठीक है, अगर यहां पर कोई लोन पेयर प्रेजेंट होता तो वो लोन पेयर क्या करता, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता। ठीक है, उस डायरेक्शन में जाता, डाइपोल मोमेंट है। तो इस लोन पेयर के कारण जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुई है उसे हम क्या कहेंगे, लोन पेयर मोमेंट। दोनों बात ध्यान रखनी है, एक होती है बॉन्ड मोमेंट, बॉन्ड मतलब इस बॉन्ड के कारण जो डाइपोल क्रिएट हुआ है,
यानी इस बॉन्ड के कारण जो डायपोल मोमेंट क्रिएट हुआ है उसे हम बॉन्ड मोमेंट कहेंगे, और इस लोन पेयर के कारण जो डायपोल मोमेंट क्रिएट हुई है उसे हम क्या कहेंगे, लोन पेयर मोमेंट कहेंगे। तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आएगा वो इनका क्या होगा, सम होगा। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे भी, मान लो कि जो इसने इधर की तरफ खींचा तो आया μ1, क्या आया है μ1, और इधर की तरफ क्या है μ2, और इनके बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो रिजल्टेंट डायपोल क्या होगा, मैं μr लिख दूं क्या रिजल्टेंट डायपोल के लिए, वो इक्वल होगा μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कोस थीटा। ठीक है, तो ये μr क्या है, रिजल्टेंट है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट डायपोल है वो निकाल लेंगे। अब एक बात और ध्यान रखना भी, थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी कोस थीटा की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, यानी मैं ऐसे लिख दूं, थीटा जितना ज्यादा है कोस थीटा उतना ही कम होगा। अगर कोस थीटा की वैल्यू कम होगी तो अब जो ओवरऑल आपका डायपोल मोमेंट है वो भी तो क्या होगा, कम होगा। यानी थीटा बढ़ेगा तो कोस थीटा घटेगा, और कोस थीटा घटेगा तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी थीटा के डायपोल मोमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इतना नोट करोगे। अब देखो भी, अगर आपकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो उसका मतलब है आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, और वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, नॉन पोलर होगा। और अगर म्यू की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के इक्वल नहीं है, तो आपका मॉलिक्यूल क्या होगा भाई, अनसिमेट्रिकल होगा, और आपका जो मॉलिक्यूल है वो होगा पोलर। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर है। जैसे आप मान लो कि कोई ए बी टाइप के बॉन्ड जुड़े हुए हैं आपस में, ए बी है मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल पहले तो हमें पता ही है लीनियर होगा। दूसरा है म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है भी, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया। ठीक है, दो एटम एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं और दोनों ही क्या आपके पोलर है। ठीक है, अगर सेम एटम जुड़े होते हैं, जैसे मैंने कहा था H2 है, O2 है, N2 है। ठीक है, यानी मैं ये कह दूं A के साथ A जुड़ा है, तो इसमें क्या होगा, म्यू है वो 0 होगा। ठीक है, और ये आपके क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। मान लो आपका कोई मॉलिक्यूल AB2 टाइप का हो, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या पॉसिबल है भी, sp हो सकती है, sp2 हो सकती है, sp3 हो सकती है, और sp3d हो सकती है। ठीक है, तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी तो शेप कैसी हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, यानी जियोमेट्री लीनियर होगी। तो एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि आपका बेरिलियम है, बेरिलियम के साथ 2 क्लोराइड जुड़े हुए हैं। ठीक है, लीनियर शेप है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, हमें पता है। तो इसमें जो बॉन्ड मोमेंट होगी इस डायरेक्शन में जाएगी, इसमें इस डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि क्लोराइड है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू बेरिलियम। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो म्यू की ओवरऑल वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, मतलब आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ठीक है, इसके और एग्जांपल क्या हो सकते हैं अभी, और एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं, जैसे बेरिलियम फ्लोराइड हो सकता है, CO2 हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो क्या है, लीनियर है ना, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp होगी। इधर की तरफ डायपोल मोमेंट आएगी, इसकी इधर की तरफ आएगी, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इधर देखो sp2 में, मतलब उसमें 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो, यहां तो सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर थे, तो 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का एग्जांपल देखो कौन सा होगा, 2 बॉन्ड पेयर आगे और 1 लोन पेयर है, शेप कैसी हो जाएगी भी, वी शेप या फिर बेंट शेप या फिर एंगुलर शेप, तीनों एक ही बात है। एग्जांपल SO2 का एग्जांपल आपको पता है, हाइब्रिडाइजेशन में मैंने ये एग्जांपल करवा रखे हैं आपको। ठीक है, तो आप देखो कि लोन पेयर की जो लोन पेयर मोमेंट होगी, ठीक है, या लोन पेयर की जो डायपोल मोमेंट होगी वो ऊपर की तरफ लगेगी। सल्फर से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इधर की तरफ बॉन्ड मोमेंट लगेगी, इसकी इधर की तरफ बॉन्ड मोमेंट लगेगी, और इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा ना। अब जनरली क्या होती है कि लोन पेयर की मूवमेंट होती है वो बॉन्ड पेयर मूवमेंट से ज्यादा होती है। क्लियर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो जो म्यू की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होगी, यानी आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, पोलर होगा। ठीक है, तो अब इसका कोई और एग्जांपल ले सकते हो क्या आप, जैसे 2 बॉन्ड हो और
4 वाला, जैसे इसमें हम दे सकते हैं SnCl2 PbCl2, ठीक है। इसके बाद आ जाए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब 2 बॉन्ड है और 2 ही लोन पेयर है। शेप तो यही हो जाएगी, वी शेप या फिर बैंड शेप या फिर एंगुलर शेप। एग्जाम्पल आपको पता ही है sp3 का, तो जिसमें 2 बॉन्ड पेयर हों और 2 लोन पेयर हों, तो कौन सा एग्जाम्पल है अभी? वाटर है ना। इसमें लोन पेयर की मूवमेंट क्या होगी, मैं ऐसे दिखा दूं क्या, ऊपर की तरफ होगी। और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो इधर जाएगी। लोन पेयर की मूवमेंट भी ऊपर की तरफ है, बॉन्ड की मूवमेंट भी एक ही डायरेक्शन में है सारी। तो आपका जो म्यू है इज नॉट इक्वल टू 0, यानी आपका मॉलिक्यूल है वो क्या होगा? पोलर होगा। और एग्जाम्पल क्या दे सकते हो इसमें और एग्जाम्पल दे सकते हो आप OF2 OCl2, ठीक है। इसके बाद आ जाओ sp3d में, तो देखो भी क्या होगा एग्जाम्पल। मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया है जिनोन का, जिनोन डाइफ्लोराइड। एक फ्लोराइड ऊपर है, दूसरा नीचे है, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी भी? sp3d होगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे ये दोनों जो लोन पेयर की मूवमेंट है इस डायरेक्शन में जाएगी और ये इस डायरेक्शन में है, मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। यह ऊपर की तरफ खींचेगा, ये नीचे की तरफ खींचेगा, मतलब इसका इफेक्ट भी क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी और आपका मॉलिक्यूल क्या हो गया है? पोलर हो गया है, सॉरी नॉन पोलर हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका AB3, ठीक है। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं भाई? अगर हाइब्रिडाइजेशन हो sp2 तो शेप कैसी होगी भाई? जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं BF3 का, ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, तो इसमें फ्लोरीन अपने ऊपर की तरफ डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ लगाएगा, है ना। आपको पता है F होता है, यानी फ्लोराइड है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू बोरोन। तो जो बॉन्ड मूवमेंट है ऊपर की तरफ जाएगी, इसकी बॉन्ड मूवमेंट इधर आएगी, इसकी बॉन्ड मूवमेंट इस डायरेक्शन में आएगी, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इसका ऊपर की तरफ है, मतलब एक दूसरे के क्या अपोजिट है, तो मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। म्यू 0 होगा और आपका मॉलिक्यूल है वो क्या होगा? नॉन पोलर होगा, ठीक है। और एग्जांपल क्या ले सकते हो इसके? आप ले सकते हो BCl3 AlCl3, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हाइब्रिडाइजेशन होती sp3 तो मतलब 3 बॉन्ड पेयर होते और एक लोन पेयर होता। आपको अमोनिया पता है, अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर के कारण जो लोन पेयर मूवमेंट है ऊपर की तरफ जाएगी। नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मतलब जो बॉन्ड मूवमेंट है नाइट्रोजन की तरफ होगी। मतलब ओवरऑल रिजल्टेंट क्या है? ऊपर की तरफ जा रहा है इनका। तो शेप लिख लेना भी, पिरामिडल होती है। म्यू क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा? पोलर होगा, ठीक है। यानी हम डाइपोल मोमेंट की हेल्प से ये बता पा रहे हैं कि कौन सा आपका मॉलिक्यूल है वो पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है, ठीक है। और आपने नोटिस किया हो तो जैसे sp2 है, sp2 की शेप क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर होती है, sp की लीनियर होती है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग शेप आ रही है, जो हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री होती है और मॉलिक्यूल की भी वही ज्योमेट्री आ रही है, तो उसके लिए जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो 0 होगी, ठीक है। और वो आपका क्या होगा? जो मॉलिक्यूल है नॉन पोलर होगा, ध्यान रखना भी। तो और एग्जांपल क्या ले सकते हैं इसमें? NF3 ले सकते हैं, ठीक है, NCl3 ले सकते हैं, XeO3 ले सकते हैं, है ना। जिनोन के साथ 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं और एक लोन पेयर है, तो sp3 में आ जाएगा ये। नेक्स्ट आएगा आपका sp3d, ठीक है। मतलब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें यूज करने हैं। 3 तो बॉन्ड पेयर के हैं, 3 बॉन्ड पेयर है तो 2 क्या हो जाएंगे? लोन पेयर हो जाएंगे। तो ऐसा कोई एग्जांपल याद आ रहा है क्या जिसमें 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो? करवा रखे हैं मैंने आपको। टी शेप होती है ना ClF3 की, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक है। लिख लेना, ये क्या हो जाएगी? टी शेप। ये हटा रहा हूं। अब देखो, अब जो डबल बॉन्ड सॉरी लोन पेयर के कारण जो मोमेंट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, ये नीचे की तरफ। अब एक बात और ध्यान रखना, अभी ये टी कौन सी है? बेंट टी है, तो मतलब ये इधर की तरफ हो गया, तो यह फ्लोराइड इस फ्लोराइड के बॉन्ड मोमेंट को कैंसिल आउट नहीं कर सकता, ठीक है। 180 पे नहीं है एक दूसरे के ये, अगर 180 पे होते तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते, ठीक है। तो ये डाइपोल जो होगा, डाइपोल मोमेंट होगी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यानी आपका मॉलिक्यूल है वो क्या होगा? पोलर होगा। और एग्जांपल क्या दे सकते हो भाई इसमें? IF3 दे सकते हो, ठीक है, BrF3 दे सकते हो, नोट करो। नेक्स्ट एग्जांपल है AB4। हाइब्रिडाइजेशन क्या ले रहे हैं? पहले sp3 ले रहे हैं, तो sp3 जैसे मीथेन का एग्जांपल ले लेता हूं मैं।
अब देखो इसकी शेप क्या है, टेट्राहेड्रल। और मैंने अभी बताया था अगर जो जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो जो जियोमेट्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसके लिए जो म्यू की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। यानी आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ठीक है, जैसे CCl4 है नॉन पोलर होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है आपका, CBr4 है नॉन पोलर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और एक और ले सकते हो यहाँ पर XeO4 नॉन पोलर होगा। इसके बाद में अगर हाइब्रिडाइजेशन हो sp3d, ठीक है, तो 4 बॉन्ड लेने हैं हमें। तो कैसे लेंगे, आपको SF4 का एग्जाम्पल याद आ रहा होगा। 4 बॉन्ड है, सीसा शेप थी और एक क्या था, लोन पेयर था। ठीक है, तो सीसा शेप है, आपको दिखाई दे रहा है। इधर क्या होगी, लोन पेयर मोमेंट होगी। इन दोनों की कहाँ आ जाएगी, इस डायरेक्शन में ये मोमेंट आ जाएगी, बॉन्ड पेयर मोमेंट आएगी। ये एक दूसरे के क्या है, एग्जैक्ट 180 पे नहीं है, मतलब कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। तो म्यू आपका क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, यानी आपका जो मॉलिक्यूल है वो पोलर होगा। इसके बाद में एक एग्जाम्पल और लेते हैं अभी, कौन सा, sp3d2 का। इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं हम XeF4। ठीक है, 2 लोन पेयर आ जाएंगे। लोन पेयर क्या एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को ये क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और ये जो फ्लोरीन है एक दूसरे के अपोजिट है, ये वाला एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा इफेक्ट। तो आपका जो म्यू है वो 0 होगा और आपका मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा, यानी है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो ध्यान रखना भी, जहां भी म्यू 0 आ जाए मतलब आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, नॉन पोलर होगा। म्यू 0 नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो मॉलिक्यूल आपका अनसिमेट्रिकल है और वो क्या होगा, पोलर होगा। नोट करो। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं AB5 टाइप का। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, या तो हाइब्रिडाइजेशन हो sp3d, तो PCl5 का एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या करेंगे, इनका जो रिजल्टेंट डाइपोल है इधर की तरफ जाएगा, इनका इधर की तरफ आएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एक Cl ऊपर है, एक Cl नीचे है, मतलब इनका एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो म्यू क्या हो गया, 0 हो गया। जियोमेट्री कौन सी है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो मैंने कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर मॉलिक्यूल की जियोमेट्री आ जाती है तो वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। अब दूसरा ये देखो, अगर हमारे पास होता PF2Cl3 तो कैसे लिखते, यहां पर फ्लोरीन आ जाता है, यहां आ जाता, और 2 क्लोराइड यहां आ जाते। ये फ्लोराइड अभी, तो एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल आउट कर देंगे। इसका इधर की तरफ लग रहा है बॉन्ड मोमेंट, इनके इधर की तरफ लग रहा है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, ये भी कैंसिल आउट कर देंगे। तो ओवरऑल क्या आएगा, म्यू 0 आएगा और आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। नेक्स्ट लेते हैं sp3d2। ठीक है, यानी 5 तो बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, मतलब 5 और 2 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो क्या मैं I का एग्जाम्पल ले लूं, तो हम ऐसे कर देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, I 5 हो गया और 1 लोन पेयर हो गया। ठीक है, तो म्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अब तो कैलकुलेट करना सीख गए होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो इसकी जो बॉन्ड मूवमेंट है नीचे की तरफ है, लोन पेयर की क्या है ऊपर की तरफ है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। एक और ले लेते हैं sp3d3, मतलब 5 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो। तो ऐसा एग्जांपल हम क्या लें, XeF5 1 2 3 4 5, 1 लोन पेयर मैंने ऊपर लगा दिया, 1 नीचे लगा दिया। ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो गया। आप अच्छी बना लेना भी, और इस पे माइनस चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने जिन्होंने ले रखा है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को लोन पेयर कैंसिल आउट कर देंगे। ये पांचों क्या है, एक ही प्लेन में है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, यानी म्यू 0 आ जाएगा और आपका ये जो मॉलिक्यूल होगा वो होगा नॉन पोलर। ऊपर वाला गलत लिख दिया ना, ये क्या था, ऊपर वाला पोलर था, म्यू इजिकल टू नॉट 0 था, तो ये वाला पोलर था और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। नोट करो। हाँ जी, नेक्स्ट है AB6। एक तो हम लिखेंगे sp3d2। तो AB6 का एग्जांपल है SF6 ऑक्टाहेड्रल शेप होती है, बनानी आती है आपको। म्यू क्या होगा, 0 होगा, जियोमेट्री के अकॉर्डिंग है, तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। दूसरी है sp3d3। इसमें एग्जांपल लेंगे XeF6 का, जैसे इस तरह से कर देते हैं हम, Xe 1 2 3 4 5 6 और 1 लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, आप स्टेक से थोड़ी अच्छी बना लेना भी। तो मतलब डिस्टॉर्टेड है तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0।
आपका ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट करते हैं AB7 टाइप का। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं IF7 का। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी भी, पेंटागनल बाय पिरामिडल, यानी हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर है, तो म्यू 0 होगा और ये आपका क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ये स्ट्रक्चर बनाने में सिखा चुका हूँ, ये आपको नोट करो। ये अगर आपको हाइड्रोजन हेलाइड दे दे और उनकी डायपोल मोमेंट कंपेयर करवा ले, जैसे HF है, HCl है, HBr है और HI है, और आपसे कह दे कि इनकी डायपोल मोमेंट कंपेयर करो, तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लेना। जिसमें सबसे ज्यादा आएगा उसकी डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता ही है ना डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने का, क्या होता है, Q × D है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा Q की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी और डायपोल मोमेंट भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, ज्यादातर केस इसी से सोल्व हो जाएंगे। एक आधा केस है जो इसके बेस पर डिपेंड करता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है उससे, तो ये ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैक्सिमम है और यहाँ पर क्या है, मिनिमम है। दूसरा एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, जैसे H2O, H2S और H2T। तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, नीचे की तरफ जाओगे ग्रुप में तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जा रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज होती जाएगी तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, दूसरा आपसे ये कंपेयर करवा ले NH3 NF3, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे। अब इसको देख के हमें लग रहा है कि फ्लोराइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनकी डायपोल मोमेंट ज्यादा होनी चाहिए, बट एक्चुअल में ऑर्डर ये होता है। क्यों भाई, क्योंकि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक लोन पेयर है। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 3 फ्लोराइड लगे हुए हैं और एक लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर के कारण जो लोन पेयर मोमेंट होगी ऊपर की तरफ जाएगी। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, तो जो बॉन्ड मोमेंट का ऑर्डर है इस तरफ जाएगा, यानी इनका जो रिजल्टेंट होगा ओवरऑल, तो मैं क्या ऐसे रो बना दूं, इस तरह से ऊपर की तरफ होगा। ये भी ऊपर की तरफ है और ये वाला भी ऊपर की तरफ है, मतलब इनका क्या हो जाएगा, मतलब इनका हम कह सकते हैं ना एडिशन हो जाएगा, एक तरह से वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। बट यहाँ देखो लोन पेयर के कारण जो लोन पेयर मोमेंट है वो ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पर क्या होगा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो बॉन्ड पेयर मोमेंट होगी वो क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी, यानी इसकी क्या हो जाएगी, अपोजिट होगी। अपोजिट होगी तो मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल आउट कर देंगे, बट कंप्लीट कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट इक्वल थोड़ा ही होगा इसके। ठीक है, जिससे क्या होगा, इनका इफेक्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा, इनकी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ आ गया होगा क्यों डिक्रीज हुई भी, डायपोल मोमेंट डिक्रीज होगी, तो इस कारण से NH3 की ज्यादा है। एक एग्जांपल और लेते हैं भाई, जैसे आपसे पूछ ले CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है और CH3I है, तो इनकी डायपोल मोमेंट कंपेयर करो। तो इन्हें देख के हमें ये लग रहा है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्लोराइड है, फिर ब्रोमाइड है, फिर आयोडाइड है। एक्सपेक्टेड ये था, बट एक्चुअल में जो आता है वो ये सबसे ज्यादा होता है। इसकी डायपोल मोमेंट CH3Cl की होती है, फिर CH3F की होती है, फिर CH3Br की होगी और फिर CH3I की होगी। इसकी ज़्यादा क्यों हुई हुई, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। क्लोराइड का साइज बड़ा होता है ना, और फ्लोराइड का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो क्लोराइड के लिए D की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसके कारण ओवरऑल जो म्यू की वैल्यू है वो ज़्यादा हो गई है और इसकी कम हो गई है। ठीक है, तो मैंने कहा था ना डिस्टेंस वाला फैक्टर है वो यहाँ यूज होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है भाई। ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करो। डायपोल मोमेंट की हेल्प से हम जियोमेट्रिकल आइसोमर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अभी। कैसे करेंगे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे C⋯C है और यहां पर आपका CH3 लगा हुआ है, यहां CH3 है, यहां हाइड्रोजन है और यहां हाइड्रोजन है। आपको पता है सेम ग्रुप अगर सेम साइड है तो ये होता है सिस। ठीक है, और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो तो ये क्या होगा, आपका ट्रांस होगा। ठीक है, ये सिस है और ये क्या है, ट्रांस। अब इनकी डायपोल मोमेंट देखो भाई, जो CH3 है उसका प्लस आई इफेक्ट होता है, ये इधर की तरफ जाएगा। दूसरा ये भी ध्यान रखना कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है और यहां पर क्या है, sp3 है। sp2 है मतलब यहां पे परसेंट एस करेक्टर ज्यादा है और यहां परसेंट एस करेक्टर क्या है, कम है, इसके कंपेयर में तो कम है ना, और परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे जो बॉन्ड मूवमेंट है इस डायरेक्शन में आएगी। और इसमें भी कहां आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, मतलब इनका रिजल्टेंट कहां आएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो इनकी जो डायपोल मोमेंट होगी वो क्या होगी, इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं है। और इधर देखो,
इधर से क्या होगा कि इनकी जो बॉन्ड मोमेंट है इस डायरेक्शन में जाएगी, है ना, ये अपनी तरफ खींचेगा, इसकी इस डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे की क्या आ रही है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, म्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो इसका सिस आइसोमर है उसकी डायपोल मोमेंट ट्रांस आइसोमर से ज़्यादा होगी। तो और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे हमारा ये है C2H2Cl2 है, इसकी 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है भी, कौन कौन से, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ Cl यहाँ Cl। दूसरा क्या होगा, एक क्लोराइड यहाँ, एक क्लोराइड यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तीसरा यहाँ लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड C है, एक क्लोराइड यहाँ, एक यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ यहाँ। ठीक है, ये क्या है, दोनों सेम ग्रुप सेम साइड है, सिस हो जाएगा, सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, ये GI शो नहीं करेंगे ना, एक ही कार्बन पर सेम एटम जुड़े हुए हों तो वो GI शो नहीं करते। तो अब देखो, अब इसका जो मैं कई बार क्या करता हूँ, इसी में बना देता हूँ, आप अलग से बना लिया करो भी, ये बॉन्ड मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी, इसकी इस डायरेक्शन में होगी, ओवरऑल रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, मतलब म्यू 0 तो नहीं होगा। आपका मॉलिक्यूल क्या है, ये पोलर है। अब देखो इसका क्या होगा, इस डायरेक्शन में, इसका क्या होगा, इस डायरेक्शन में, यानी ओवरऑल इस डायरेक्शन में जाएगा, तो म्यू इसका भी 0 नहीं है, यानी ये भी क्या है, पोलर है। इसका देखो भी, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, तो मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ये भी एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, हाइड्रोजन भी कैंसिल कर देंगे, तो म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आपका मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। ठीक है, इससे कई बार ये भी पूछ लेता है इसके कितने आइसोमर है, पोलर होंगे, कितने नॉन पोलर होंगे, तो 2 क्या है आपके पोलर है और 1 क्या है नॉन पोलर है। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट एग्जांपल है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। दूसरा C डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3, यहाँ Cl, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर दोनों सेम साइड है, सिस, यहाँ हाइड्रोजन दोनों अपोजिट साइड है, तो मतलब ट्रांस। अब आपको पता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये sp3 है, तो मतलब बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड मोमेंट है इस डायरेक्शन में जाएगी, इसमें बॉन्ड मोमेंट इस डायरेक्शन में, क्योंकि क्लोराइड है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू C। इधर क्या होगी, इस डायरेक्शन में, इधर क्या होगी, इस डायरेक्शन में। अब देखो ये एक दूसरे मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, थीटा 0 होगा। थीटा 0 है तो म्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। बट यहाँ क्या है, थीटा ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये मैंने शुरू में बताया था आपको, थीटा बढ़ेगा तो म्यू घटेगा, यानी थीटा एंड म्यू क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें क्या होगी, ट्रांस की वैल्यू है वो सिस से ज्यादा होगी। क्यों, इसमें थीटा मिनिमम है तो म्यू ज्यादा है, यहाँ थीटा क्या है 0 से ज्यादा है तो म्यू कम है, तो ट्रांस की सिस से ज्यादा होगी। ठीक है, नॉर्मली तो क्या है कि सिस के ट्रांस से जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है, बट इस केस में क्या है, ट्रांस की ज्यादा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं N2F2 का। तो जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, यहां पर F लगा हुआ है, यहां F लगा हुआ है, यहां लोन पेयर है, यहां लोन पेयर है। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका, ट्रांस। दूसरा N डबल बॉन्ड N है, यहां पर आपका F लगा हुआ है, यहां F लगा हुआ है, यहां लोन पेयर है, यहां लोन पेयर है, तो ये आपका क्या हो गया, सिस हो गया। अब इसकी जो लोन पेयर मूवमेंट है इस डायरेक्शन में जाएगी, इसकी इस डायरेक्शन में, इसकी इस डायरेक्शन में और इसकी इस डायरेक्शन में, तो म्यू क्या हो जाएगा, 0। बट इसकी इस डायरेक्शन में जाएगी, इसकी इस डायरेक्शन में जाएगी, इसकी इस डायरेक्शन में और इसकी इस डायरेक्शन में, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल होगा और यह सिमेट्रिकल नहीं होगा, नोट करो। अब अभी अगर एरोमेटिक कंपाउंड में आपको डायपोल मोमेंट चेक करनी हो तो कैसे करोगे। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं कि यहां क्लोराइड लगा हुआ है, यहां क्लोराइड है, यानी ऑर्थो पोजीशन पर है, यहां पर क्लोराइड एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर है और यहां क्लोराइड एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे है। ठीक है, तो आप देखो ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, यहां से अगर एंगल देखें तो 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये अपनी तरफ खींच रहा है, डायपोल मोमेंट इधर की तरफ होगी, इसकी इधर की तरफ होगी, और अगर इनके बीच में मैं एंगल देखूं तो कितना होगा, 120 होगा। और ये ऊपर की तरफ इसकी बॉन्ड मोमेंट जा रही है, इसकी नीचे की तरफ है, और इनके बीच का एंगल क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, तो यहां पर म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अब एंगल क्या है, आपको मैंने ये बताया था, थीटा ज्यादा होगा तो म्यू कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्थो का सबसे ज्यादा, फिर मेटा का, और सबसे कम किसका होगा, पैरा का। ये बात ध्यान रखनी है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे यहां CH3 लगा हुआ है, यहां CH3 है, दूसरा CH3, CH3, और तीसरा यहां CH3 है और यहां CH3 है। ठीक है, तो अब देखो ये अंदर की तरफ देंगे भी, है ना, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये sp3 है, तो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड मोमेंट होगी अंदर की तरफ जाएगी। इसकी
मैं ऐसे कह सकता हूं कि इसकी इधर की तरफ जा रही है, इसकी इधर की तरफ जा रही है, और यहाँ एंगल कितना आ रहा है 60 डिग्री। अब इसकी इधर की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ जा रही है, और इसकी कहां जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा 120। और इसकी क्या होगी, इसके अंदर की तरफ है, इधर भी अंदर की तरफ है, मैंने अलग से एरो नहीं बनाई हुई, इसके अंदर अंदर, तो इनके एक दूसरे के अपोजिट है, तो मतलब एंगल कितना होगा 180। तो जाहिर सी बात है, यहाँ 60 है, यहाँ 120 है, यहाँ 180 है, तो ये होगी डायपोल मोमेंट। ऑर्थो की सबसे ज्यादा, फिर मेटा की, फिर पैरा की। जैसे इस तरह से कोई होता कि यहाँ CL होता, यहाँ CS3 होता, दूसरा है यहाँ CL है, यहाँ CS3 है, तीसरा है कि यहाँ CL लगा हुआ है और यहाँ CS3 लगा हुआ है। इसमें हमें डायपोल मोमेंट कंपेयर करवा ले, तो इसकी डायरेक्शन तो क्या होगी, ये वाली होगी, बट इसकी अंदर की तरफ जा रही है ना, क्योंकि sp3 है, ये sp2 अंदर की तरफ खींचेगा। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ इसके लिए, ये मान लो इस डायरेक्शन में गई, तो यहाँ एंगल कितना हो गया 120 का। ये बात ध्यान रखना भी, ये अंदर की तरफ जा रही है, ये बाहर की तरफ है, तो एंगल ऐसे लोगे आप 120, कहीं यहां से 60 मत कर देना। यहां पर क्या होगा, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली होगी, ये बाहर की तरफ खींच रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना आएगा 60 का। और इधर क्या होगा, ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, इसका अंदर जा रहा है, एक ही है, मतलब यहां पर तो एंगल क्या हो गया 0 हो गया। एक दूसरे का अपोजिट होता तो मैं 180 कह देता, ठीक है, ये तो एक ही है, मतलब एक डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या है यहाँ पर 0 है। और मैंने आपको बताया था कि एंगल जितना कम होगा डायपोल मोमेंट उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब यहाँ पैरा की मैक्सिमम है, फिर मेटा की है, और सबसे कम किसकी है, ऑर्थो की है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ग्रुप क्या लगाए हैं, डिफरेंट ग्रुप लगाए हैं। जब मैं सेम ग्रुप लगा रहा था तो उस केस में तो क्या आ रही थी, ऑर्थो मेटा पैरा, यानी ऑर्थो की सबसे ज्यादा आ रही थी, बट मैंने यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप लगा दिए। डिफरेंट भी कौन से, एक जो प्लस आई शो कर रहा है, प्लस आई शो कर रहा है, और दूसरा जो माइनस आई शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्रुप देख के पता लगाओगे कि उसमें मतलब डायपोल मोमेंट है ज्यादा किसकी होगी, यानी जहां पर एंगल मैक्सिमम आएगा डायपोल मोमेंट मिनिमम होगी, जहां एंगल मिनिमम आएगा डायपोल मोमेंट मैक्सिमम होगी। अब आपसे कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि कोई कोवेलेंट कंपाउंड है और उसमें पूछ रहे कि इसमें परसेंट आयोनिक कैरेक्टर कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे परसेंट आयोनिक कैरेक्टर इजिकल टू होता है म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन में म्यू थ्योरेटिकल। अब इसको म्यू कैलकुलेटेड भी कह सकते हैं और इसे म्यू ऑब्जर्व्ड भी कह सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन से समझते हैं इसको। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि कैलकुलेट परसेंट आयोनिक कैरेक्टर इन HCl इफ म्यू ऑब्जर्व्ड या म्यू एक्सपेरिमेंटल। आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन होगी, इफ म्यू ऑब्जर्व्ड इज 1.03 dBi एट बॉन्ड लेंथ भी गिवन होगी इज 1.275 एंगस्ट्रम, ठीक है। आपको ये दो वैल्यू दे दी और आपको HCl के परसेंट आयोनिक कैरेक्टर निकालने हैं। कैसे निकालोगे, सिंपल है, पहले आप क्या करोगे, म्यू थ्योरेटिकल निकालोगे। म्यू थ्योरेटिकल निकालने के लिए हम ये मानते हैं कि आपका जो कंपाउंड है वो 100% आयोनिक है, यानी मैं क्या मानूंगा कि ये H+ है, ये HCl- है, यानी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया है, ये माना मैंने। तो कंप्लीट ट्रांसफर हो गया मतलब इस पे चार्ज कितना आ गया 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, या फिर मैं ये कहूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट हमें क्या है, ये डिवाई में वैल्यू दे रखी है और मुझे ये पता है कि 1 डिवाई होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो मैं ESU में लूंगा ताकि आसानी से ये हो जाए। तो मैं क्या लूंगा यहाँ पर Q, म्यू क्या होता है Q इंटू डी होता है ना। Q मुझे पता चल गया ये वाला है कंप्लीट ट्रांसफर पे, या ये वाला है, मैंने ये ले लिया। तो क्या होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻10, डी गिवन है 1.275 एंगस्ट्रम है। तो एंगस्ट्रम को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर दूंगा 10⁻⁻8, ये आता है आपको ना। तो ये 10⁻⁻10 हो गया, ये 10⁻⁻8 हो गया, मतलब ये क्या हो गया 10⁻⁻18 है ना। तो हमारे लिए ये सोल्व करना थोड़ा आसान हो गया। अब इसको करो भी 4.8 को 1.275 से मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 6.12 के लगभग, ठीक है। तो आपका जो म्यू थ्योरेटिकल है वो आ गया 6.12 और म्यू ऑब्जर्व्ड आपको गिवन है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जो म्यू थ्योरेटिकल है वो 6.12 डिवाई है। तो अब कैलकुलेट करो भी परसेंट आयोनिक कैरेक्टर, यहां लिख दूं क्या परसेंट आयोनिक कैरेक्टर। तो म्यू एक्सपेरिमेंटल था 1.03 और आपके ये आए हैं जो थ्योरेटिकल है 6.12 इंटू 100।
इसको सॉल्व करोगे तो 16.83% के लगभग आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में 16.83% आपके आयोनिक कैरेक्टर हैं। तो ये मेरी तरफ से डायपोल मोमेंट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट।